Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is vancomycin. ठीक है, vancomycin is not a beta-lactam drug. It is a tricyclic glycopeptide. ठीक है, and it is active against anaerobic gram-positive bacteria. ठीक है, ना एरोब्स के अगेंस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, ठीक है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी इफेक्टिव नहीं है. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, और दूसरा आपको पता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वैसे ही पेनिट्रेशन डिफ़िकल्ट है. क्यों? उसके पास एक आउटर मेम्ब्रेन भी है. ठीक है, तो और पोरेंस से पेनिट्रेशन हो नहीं सकती बिकॉज ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, अब इसकी इंडिकेशन क्या है? इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मर्सा विच मीन्स मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाफ ऑरियस, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाफ एपिडर्मिटिस. ठीक है, एंटेरोकोकस. ठीक है, जो कि सारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं. ठीक है, इनके लिए आप उसको आईवी इंजेक्शन के थ्रू देते हैं. ओरल इंडिकेशन सिर्फ क्या है? क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल. ठीक है, विच इज़ सूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस. ठीक है, सूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस में भी आप इनिशियली अगर एक माइल्ड सा इन्फेक्शन है सूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस तो मेट्रोनिडाजोल दिया जाता है. ठीक है, बिकॉज मेट्रोनिडाजोल इज़ वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट एनारोब्स. फिर अगर मॉडरेट टू सिवियर इन्फेक्शन है तो फिर ऑब्वियसली फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज़ वैंकोमाइसिन एंड दैट इज़ ओरल वैंकोमाइसिन. वाई ओरल? क्योंकि ऑब्वियसली गट में आप ट्रीट करें तो आप गट ऐसे ही ओरल ही देंगे ना ताकि वो गट को फ़ौरन गट में जाए. अच्छा, अब इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ना बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में फ्रॉम पेनिसिलिन्स. पेनिसिलिन्स क्या करते हैं कि आपके पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो कि एक्चुअली ट्रांसपेप्टाइडेज एक्टिविटी कराती हैं उस एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो एंजाइम उनकी क्रॉस लिंकिंग कराए ना. ठीक है, इसमें क्या होता है कि इन्होंने दो एंजाइम्स इन्होंने एक एंजाइम पर एक्ट करना होता है और एक इन्होंने डायरेक्टली पेप्टाइडोग्लाइकिन की चेन पर एक्ट करना है. ठीक है, एंजाइम कौन सा इन्होंने डिस्टर्ब करना है? दैट इज़ ट्रांसग्लाइकोसाइलेज, ताकि पोलीमराइजेशन ना हो आपके ग्लाइकेन शुगर्स की. और दूसरा क्या है कि हमारे पास जो शुगर्स होती हैं उनके साथ अमाइनो एसिड्स लगे होते हैं पेप्टाइड्स की शक्ल में जिसको पेंटापेप्टाइड कहते हैं. उस पेंटापेप्टाइड के एंड पे आपके पास डी एलेनाइल एलेनीन की चेन होती है. ठीक है, उस डी एलेनाइल एलेनीन को जाकर बाइंड कर जाते हैं जिसके ऊपर फिर ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम एक्ट कर ही नहीं पाता. ये जो पिक्चर है ये बेसिकली पेनिसिलिन की पिक्चर है. ठीक है, जिसमें इन्होंने दिखाया कि जो बीटा लैक्टम्स हैं वो बेसिकली इस एंजाइम को, ठीक है, इस एंजाइम को आप ट्रांसपेप्टाइडेज भी कह सकते हो या पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन भी कह सकते हो, जिसने एक्चुअली ट्रांसपेप्टाइडेज एक्टिविटी यानी कि ट्रांसपेप्टाइडेशन या क्रॉस लिंकिंग करानी है. ठीक है, इसने वैंकोमाइसिन ने क्या करना है? वैंकोमाइसिन ने एक तो ये इनकी क्रॉस लिंकिंग नहीं होने देनी, इनकी पोलीमराइजेशन नहीं होने देनी इन शुगर्स की, और दूसरा क्रॉस लिंकिंग नहीं होने देनी. क्रॉस लिंकिंग कैसे नहीं होने देनी कि इस एनएसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड पे के साथ एक पेंटापेप्टाइड लगा होता है, यहाँ पे भी लगा होता है और यहाँ पे भी लगा हुआ है. अब इसमें ये जो एंड वाले दो रेड कलर के सर्कल्स हैं दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डी एलेनाइल एलेनीन. तो वैंकोमाइसिन ने आकर इसके साथ जाकर बाइंड कर जाना है, जिसकी वजह से ये जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है ये एंजाइम है ये बाइंड ही नहीं कर पाएगा या ये एक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर एक लार्ज मॉलिक्यूलर वेट की चीज़ बाइंड हुई है. सो अगर शॉर्ट में मैं करूँ कि इट इज़ गोइंग टू डिस्टर्ब पोलीमराइजेशन एंड क्रॉस लिंकिंग. इंडिकेशन क्या है? स्किन एंड टिश्यू इन्फेक्शंस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, नोसोकोमियल निमोनिया. एक मैंने आपको बता दिया सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस एंड द अदर इज़ मेनिंजाइटिस. मेनिंजाइटिस में यू हैव टू यूज़ इट इन कॉम्बिनेशन विद सेफेलोस्पोरेंस. और सेफेलोस्पोरेंस में से भी कौन सी बुक की लाइन्स है? वैंकोमाइसिन in combination with cefotaxime, ceftriaxone or rifampin is also recommended for the treatment of meningitis suspected or known to be caused by a penicillin-resistant strain of pneumococcus. ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये CSF में इसकी अच्छी पेनिट्रेशन है या नहीं है. तो वो क्या कहते हैं कि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लेवल्स, ठीक है, 70 to 30% ऑफ साइमल्टेनियस सीरम कॉन्सेंट्रेशंस आर अचीव्ड इफ़ देर इज़ मेनिंजियल इन्फ्लेमेशन. ठीक है, और यहाँ पर एक और बात भी लिखी हुई है कि हम सिर्फ क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल में ओरली क्यों देते हैं, क्योंकि वैसे ये पुअरली एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. ठीक है, इट इज़ वाटर सॉलेबल और इसको हम रेफ्रिजरेट कर सकते हैं. अगर पेनिसिलिन है उसका आपने सोल्यूशन प्रिपेयर कर दिया है तो वो आपको 24 आवर्स के अंदर यूज़ करके
यूज़ करना है, उसके बाद आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि ये वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट है IV, सो इट इज़ स्टेबल इन द रेफ्रिजरेटर फॉर 14 डेज़। अच्छा, अब मैंने कहा कि ये बीटा लैक्टम ड्रग नहीं है, यानी कि इट इज़ इसके ऊपर बीटा लैक्टमेजेस भी नहीं रेजिस्टेंस इसके अंदर प्रोड्यूस करेंगी। तो फिर इसके अंदर रेजिस्टेंस कैसे आती है? ठीक है, इसके अंदर रेजिस्टेंस ऐसे आती है कि समटाइम्स बैक्टीरिया क्या करता है कि वो अपनी जो सेल वॉल है उसके अंदर डी एलेनाइल एनालिन की जगह डी एलेनाइल डी लैक्टेट लगा देता है। तो ऑब्वियसली उस पर तो एक्ट वो कर ही नहीं सकता। और ज़्यादातर जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ सीन विद एंटेरोकोकस फीसियम इन्फेक्शंस। इट इज़ अनलाइकली विद स्ट्रेप एंड स्टाफ। ठीक है, दूसरा ऑब्वियसली आपने इसका प्रूडेंट यूज़ करना है, इसको सिर्फ रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स या स्वेयर इन्फेक्शंस में वैंकोमाइसिन को यूज़ करना है। इसका प्रूडेंट यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट इट्स रेजिस्टेंस। अच्छा, यहाँ मैंने आपको बताया था नोसोकोमल नमूनिया में भी इफेक्टिव है। तो नोसोकोमल नमूनिया इज़ कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस नमूने। ठीक है, अच्छा, अब इसका एक इम्पॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट इज़ नेफ्रोटॉक्सिसिटी। इस वजह से एज अ प्रिकॉशन हमने क्या करना होता है कि क्रिएटिनिन क्लियरेंस को मॉनिटर करना होता है टू ऑप्टिमाइज एक्सपोजर एंड मिनिमाइज टॉक्सिसिटी। इसके मैक्सिमम क्योर रेट्स तब होंगे जब ट्रफ कॉन्सेंट्रेशंस आर मेंटेन्ड बिटवीन 10 and 20 माइक्रोग्राम्स पर मिलीलीटर्स, यानी कि एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो 400 आएगी। एडवर्स इफेक्ट्स में मैंने आपको एक बता दिया, दैट इज़ नेफ्रोटॉक्सिसिटी। दूसरा क्या होता है कि इन्फ्यूजन रिलेटेड रिएक्शंस होते हैं, यानी कि उस एरिया पे फ्लेबाइटिस हो जाता है। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या है, दैट इज़ रेड मैन सिंड्रोम एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डिफ्यू रिलीज ऑफ हिस्टामीन। ठीक है, हिस्टामीन फ्रॉम द बेसोफिल सेल्स एंड फ्रॉम द मास्ट बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स, जिसकी वजह से वीजोडाइलेशन होती है और पर्सन की डिफ्यूज़ फ्लशिंग हो जाती है। ठीक है, सो जनरली जो हिस्टामीन रिलीज़ होती है ना, दैट इज़ एज अ रिज़ल्ट ऑफ इंक्रीज इन द IgE एंटीबॉडीज़। लेकिन ये वाला जो हिस्टामीन रिलीज़ है दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ IgE मीडिएटेड एंटीबॉडी की वजह से नहीं होता, डायरेक्टली एज अ अफेक्ट होता है वैंकोमाइसिन का, कि वैंकोमाइसिन डायरेक्टली एक्ट्स ऑन द मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स टू कॉज हिस्टामीन रिलीज़। ठीक हो गया। एंड इसके अलावा ओटोटॉक्सिसिटी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एडवर्स अफेक्ट। वैंकोमाइसिन के जो सिंथेटिक डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, दे कैन इवन डिस्टर्ब द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। और जैसे मैंने आपको कहा कि इंटेरोकोकल इन्फेक्शंस के अंदर इसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, तो फिर हम इसको साइनर्जिस्टिकली यूज़ करते हैं इन विट्रो विद जेंटामाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक हो गया। ठीक है, तो आप जानते हो कि जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं यानी जेंटोमाइसिन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इनके भी एडवर्स इफेक्ट्स में ओटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी आ जाता है। सो इफ़ यू आर एडमिनिस्टरिंग वैंकोमाइसिन with an aminoglycoside like gentamicin, that is actually increasing the risk of these toxicities. और आखिरी बात ये है कि जो रेड मैन सिंड्रोम है, मैंने कहा कि हो जाता है, सो उस रेड मैन सिंड्रोम को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, दैट इज़ एक तो आप ये कि प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्यूजन करो, यानी कि स्लो रेट पर, ठीक है, एट इन्फ्यूजन पीरियड ऑफ 1 to 2 hours। ठीक है, यहाँ पे प्री ट्रीट कर लो विद एन एंटी हिस्टामीन जैसे कि डाइफेन हाइड्रामीन। ठीक हो गया।